अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पंजाब और केपी में जो इंतखाबात होने थे उसका जो केस था, उसका मामला 14 मई को इलेक्शंस होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी और उसके हवाले से समाअत हुई। समाअत तो अब अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी होगी, लेकिन इस समाअत के हवाले से और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स थी, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको अब सुना जाएगा और उसके बाद फ़ैसला होगा। लेकिन फ़ैसला क्या होगा और कानून की खिलाफ वर्जी हुई नहीं हुई, आर्टिकल 6 लगेगा नहीं लगेगा, ये तो ज़रा अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला करना है और सब चीज़ें बिल्कुल आया हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज पीडीएम की तरफ से और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से धरना दिया गया। और धरना तो आज हुआ, धरने से पहले जो हमने चीज़ें देखी और गुज़श्ता कई महीनों से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि अदलिया को, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है और ख़ास तौर पे जो सिटिंग जितने भी जजेस हैं उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। और ये तनकीद ख़ुद हुकूमती इत्तेहादी और उनके जो जमातें हैं वो कर रही हैं, उनकी लीडरशिप कर रही है। और यही कुछ आज हमें नज़र आया इस्लामाबाद में भी। अमलन चूँकि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद 144 हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद में 144 था, लेकिन आज हमें 144 किसी भी जगह नज़र नहीं आया। और ज़ाहिर इतना बड़ा वो जो कारकुनान थे मौलाना फजल रहमान साहब के और बाकी जो जमातों के, वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। उस स्टेज से क्या ज़बान इस्तेमाल की गई और ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी हम अदालत की कदर और मंजिल बहाल करना चाहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कितनी बालादस्ती चाह रही है पीडीएम सरकार। और सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत हम खुद करेंगे, पुलिस, रेंजर्स और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो हट जाएं। और हमने देखा कि वो फिर एक हिसार भी बनाई गई। स्टेज से क्या ऐलानात होते रहे और वहाँ से किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई आज मरीम नवाज़ की तरफ से, जो कि पिछले कई दिनों से वो कर रही हैं और आज भी उन्होंने वही किया, लब्बो लहजा उनका और ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब का भी। और बिलावल भुट्टो, ज़ाहिर उनका लहजा सख्त ज़रूर था, लेकिन कम अज़ कम उनकी जो बात करने का तरीका था वो काबिल तवज्जो था, सुनने के काबिल था। लेकिन इशू क्या है, क्यों इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है? और दूसरी तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, खान साहब ने कहा कि मुझे दोबारा से ख़तरा है कि गिरफ़्तार किया जाएगा, ख़दशे का इजहार किया। अब ये तो चीज़ें होंगी, क्रैकडाउन चल रहे हैं, जो लोग 9 मई के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहले ही जेलों में है और मज़ीद लोगों के ऊपर भी क्रैकडाउन आ रहा है। और साथ ही साथ प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे कि जी आर्मी चीफ़ की ज़ेर सदारत आज जो खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने वाले का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब शौकत बसरा साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बसरा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत मेहरबानी भाई। बसरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तो चूँकि हम देख रहे थे खान साहब की गिरफ़्तारी, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, रिहाई हुई, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से, जो कि पंजाब और केपी के इलेक्शन से ख़ासतौर पर 14 मई चूँकि पंजाब की डेट दे दी गई थी, उस पर अमल नहीं हुआ, फ़ैसला आना था, उससे पहले ही प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब तो ज़रा ये जो समाअत है वो मुलतवी हो चुकी है। किस तरह देखते हैं? एक तरफ 144 आपके लोग सड़कों पे नहीं निकल सकते और दूसरी तरफ हुकूमत ही के इत्तेहादी और ख़ुद हुकूमत, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून की मरियम बीबी और प्राइम मिनिस्टर की भतीजी, वो स्टेज पे खड़े होकर जिस तरह के अलकाबात, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने, आपके सामने ही क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का आइन तो इस वक्त टूट चुका और ख़त्म हो चुका। इस वक्त पीडीएम का अपना आइन मौजूद है, उस आइन में उनकी अपनी तशरीहात हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जब उनका अपना आइन नाफिज हो गया तो हुकूमत से इजाज़त ले ली, 144 भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद इजाज़त इस बात की ले ली कि हुकूमत ने अपने एक और इदारे के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐलान जंग, पार्लियामेंट के अंदर भी गाली गलौज और उनको हथकड़ियां लगा के पेश करने का प्लान। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जुबान इस्तेमाल की गई, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक और किसको कहते हैं जंगल का कानून। ये इस तरह ये हो रहा है। और अभी दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मैं फिर कहता हूँ, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने वायलेंस की, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के सामने, GHQ के सामने या
बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फौज हमारी फौज है, दुनिया की बेहतरीन फौज है, और फौज हर पाकिस्तानी की रेड लाइन होनी चाहिए जी आज पाकिस्तानी फौज है तो हम हमारी सलामती की जिम्मेदार, हम सुकून से सो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां तो पीटीआई का कारकुन, वोटर सपोर्टर, उनके घरों में रेड हो रहे हैं, डायरेक्ट दहशत गर्दी की FIR दर्ज हो रही है, सीधा दहशत गर्दी की FIR दर्ज हो रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जिला भावन नगर में मेरे ऊपर दहशत गर्दी की FIR दर्ज है, तमाम कारकुनों पे FIR दर्ज है, उनके घरों में रेड हो रहे हैं, चादरजात तिवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और एक तरफ इस वक्त तो किसी तरह की हुकूमत है ही नहीं है। हुकूमत ने तो इन्होंने जंग किया हुआ है अपने एक इदारे के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, और आज जिस तरह की उन्होंने जुबान इस्तेमाल किया चाह रहे दस्तूर पे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले वो पार्लियामेंट में कर रहे थे, अब सामने आके उन्होंने क्या धमकियां दे रहे हैं, गालियां। तो मेरे भाई बहुत अफसोसनाक हालात हैं, इससे ज्यादा शौकत बसर साहब, इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत 13 जमातों का इत्तेहाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल है, ANP शामिल है। आपको क्या लगता है इस बहरान से हम निकलेंगे कैसे? ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, और हुकूमत जो कि अपर हैंड होता है, हमेशा हमने देखा कि चलो वो बातचीत करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को कूल डाउन रखा जाए। ये हुकूमत तो खुद ये सारी चीज़ें कर रही है और अपने ही लोगों को लेकर सड़कों पर निकल आया, आज आपने देखा। बहुत आपने अच्छी बात कही। हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन एहतजाज भी करती है जी, जलसा भी करती है, जुलूस भी करती है। जब हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 3-4 लॉन्ग मार्च किए, क्या हमने ऐसे किया? ऐसे तो हमने कभी नहीं किया, ना कानून को हाथ लिया, ना कोई ऐसी गलत बात की। आज हम किससे मुज़ाकरात करें, किससे बात करें? वहां पे तो हम सब लोग अब दहशत गर्द हो गए, जिसका तल्लुक PTI से है। और ये 13 जमातें जिन्होंने पाकिस्तान में भूख, अफलाहत, नंग, बेरोजगारी, और इस वक्त हम एक दिवालिया की तरफ होने जा रहे हैं, मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, और अमन आपके सामने है। तो दूसरी तरफ हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है, और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत मासूम लोगों के घरों में दाखिल हो रही है, वहाँ की खवातीन पे तशद्दुद कर रही है, उनके ये कोई एक जमहूरी मुल्क इसको कहते हैं जिसके अंदर आइन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ इस वक्त PDM का आइन है, PDM का ताक़त है, PDM की हुकूमत है। वो चाहे चीफ जस्टिस को गालियां दे, वो चाहे अपोजिशन पे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बात यह है कि वो हजरत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। मेरे भाई, ये जुल्म की क्या रात है, मुश्किल हालात है, और आखिर ये रात खत्म होनी है। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप इस हद तक जुल्म करें और जुल्म के बाद आप ये समझें कि आपका कोई हाथ नहीं रोकेगा, तो जालिम का हाथ तो रुकता है। बसर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी आज कह रहे थे कि जी PTI अब सियासी जमात नहीं रही। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि जी आप एक शिद्दत पसंद तंजीम बन चुके हैं, जमात भी नहीं। बात यह है, वो ये 13 जमातों के लीडरान जो मर्जी गुफ्तगू करें, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के सामने कुछ किया, जिन्होंने GSQ के सामने किया जी, जिन्होंने वहां तक कानून हाथ में लिया, ये हमारे इदारे, हमारी सलामती के इदारे हैं, हमारे ये ऐसे इदारे हैं जो हमारी निशानियां हैं। अगर वहां पे किसी ने कुछ किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि जमात को बैन कर दें, सारे दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द आपसे संभाले नहीं जा रहे, दहशतगर्द मासूम लोगों पे हमले कर रहे हैं। कभी KP में, कभी आपके ट्राइबल एरियाज देख ले, बाकी जगह देख ले, आप पुरअमन शहरियों पे, आप पुरअमन कारकुनान पे, उनसे दहशतगर्दी के शौकत बसर साहब, वो बिलावल साहब आप कह रहे थे कि दहशतगर्दी के वाकयात जो हुए उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत करे, तो आप मजम्मत करते हैं इन वाकयात की जो कि अभी आपके? मेरे भाई, मैंने एक दफा नहीं किया, आपकी प्रोग्राम में 10 दफा कर चुका हूँ। बिल्कुल शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये पॉलिसी नहीं है, ये वायलेंस नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने की है, मैं मजम्मत से आगे बढ़कर कहता हूँ तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ। तो बिलावल साहब किस चीज की बात कर रहे हैं? यही बात खान साहब ने भी कहा उस दिन के, ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ इसके ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ, शर्मिंदा है, नहीं होनी चाहिए थी ये चीज़ें। आज आप भी ये कह रहे हैं, आपकी बाकी लीडरशिप भी ये कह रही है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमातें क्या मुतालबा कर रही हैं कि और किस तरह मजम्मत की? मेरे भाई, जब मुतालबा उन्होंने, वो मुतालबा ना भी करें जी, हम सब लोग इस बात पे, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है
ये तमाम इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं। बिल्कुल। हमारी फौज के मुतल्लिक़ खास तौर पे मैं कहूँ, हमारी जितने भी दुश्मन ममालिक हैं हमारी फौज को कमजोर करना चाहते हैं, और किसी भी कंट्री के अंदर सबसे पहले वो पाकिस्तान में तो खास तौर पर ये हुआ है कि वहां पर फौज आज तक उसको कमजोर नहीं कर सके। एक तयशुदा एजेंडे के तहत हमारी फौज के खिलाफ बातें हो रही हैं, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो मेरे भाई आज से 6 महीने पहले ये क्या कर रहे थे, ईद से ईद बचा रहे थे, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके खिलाफ क्या गुफ्तगू हो रही है, आज दूसरे इदारे के चढ़ दौड़े हैं। तो इसको चीजों को ठंडा करने की जरूरत है। ठीक। चीजों को इतनी आग ना लगा दें कि यहाँ पे बुझाने वाला कोई ना हो। पहले ही आप मेकर ब्रेक पर बैठे हुए हैं, पहले ही आपके भूख है, अफलास है, नंग है, बेरोजगारी है, आप डीजल पेट्रोल देख रहे हैं। लोग मैं उस दिन से डरे जब लोग अब बाहर निकल आए, भूख के मारे हुए, प्यास के मारे हुए, अफलास के मारे हुए, कि उनके बच्चे अगर भूख से मर रहे होंगे, अगर वो बच्चों को दूध पानी नहीं दे सकेंगे, उस वक्त से सबको डरना चाहिए। कब को? क्योंकि हुकूमतें जो होती हैं ये अल्लाह की तरफ से आपके पास एक अमानत होती हैं, आपने डिलीवर करना होता है, आप पे फर्ज होता है। लेकिन इसको अगर हम इस एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि जी एक पार्टी को आप उनको उनके लिए जमीन तंग कर दो। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत मैं पंजाब की आपको बता सकता हूँ, अपने जिले की बता सकता हूँ, अपने हरुणाबाद फोडाबाद अपने हल्के की बता सकता हूँ। यकीन मानिएगा शाम को शुरू हो जाती है और हर घर से जिन्होंने इवन प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं भी लिया जी, उनके घरों के अंदर रेड हो रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। किसी को अगर दहशतगर्दी की FIR है, साथ उनको डिटेंशन ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये हालात इतने नहीं है। इसमें शौकत बसर साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, आप समझते भी हैं ये चीज़ें, क्या पैगाम देंगे खासतौर पे आम आवाम को भी, दोनों तरफ की लीडरशिप को भी? पाक फौज के साथ तो जज्बात आपके हैं ही हैं, ज़ाहिर है हम सब के हैं, तो ये मामला किसी तरह ठंडा हो जाए। अब बात जितनी होनी थी हो चुकी है, आगे ना बढ़े। देखिए बात तो सिर्फ यही कहनी है कि हुकूमत को इस वक्त इक़्तिदार में है, उनको इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी भी इसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकले हैं कि आप जबर के साथ बहुत दौर नहीं रहा। यहाँ पे तो आपको पता है एक बदतरीन नामर ज़ियाउल्लाह का आया था, उसने पीपल्स पार्टी में क्या क्या जुल्म नहीं किए थे। जी बिल्कुल। यहाँ पर लोगों को फांसियां दी गई, कोड़े मारे गए, क्या क्या किले लोगों ने काटे। क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह बाकी जमातों के साथ मैं परवेज मुशर्रफ दौर के दौरान क्या नवाज शरीफ के साथ और उनके कारकुनों के साथ नहीं हुआ? क्या नून लीग खत्म हो गई? आप फिर मैं कह रहा हूँ, आप इसके लिए वो सूरत इख्तियार ना करें कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी इतनी बढ़ जाए जी, इसका हालात आपके हाथ से निकल जाए। अवाम आप देख लें, फिर कह रहा हूँ, आप अगर समझते हैं कि अवाम आपके साथ है, कभी हुकूमत भी आके प्रोटेस्ट करती है अपने इदारों के खिलाफ, या हुकूमत भी आके सड़कों पे आती है। अगर आपको इतना मान है कि अवाम हमारे साथ है, 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, जाए फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें। अगर आप आज आपके पास अवाम की ताकत होती तो दुनिया में इस तरह ज्यादा ना होती। कोई आपको डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई IMF से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारी इकोनॉमी जो है इसको संभालना चाहिए, और इस वक्त जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा मुखालिफ है, हमें इकोनॉमिकली वीक कितना कर चुका है, और अगर सियासी इस्तेहकाम ना आया तो ये इकोनॉमिकली इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है, मार दाड़ पकड़ दकड़ इसको बंद करें। ये आपको मैं भी कह रहा हूँ, इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, उस अवाम का हो रहा है जो पहले बेचारे बहुत पीछे हुए हैं। बिल्कुल इस वक्त डायलॉग की तरफ आना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जरा आज कोशिश भी की, और इसके ऊपर मजीद जिस तरह बसर साहब भी कह रहे हैं, संजीदगी से हुकूमत को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत बसर साहब, आपने प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे वक्त दिया। और नाज़रीन, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ये वक्त है डायलॉग का और डायलॉग होने चाहिए, लेकिन कैसे होंगे? दोनों तरफ बड़ी अफरा तफरी है और कशीदगी पाई जा रही है, बयानात दोनों तरफ से बड़े सख्त आ रहे हैं, और पिछले दिनों हमें लग रहा था कि मामला बेहतरी की तरफ जा सकता है, लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल चीज़ें यकसर जो है वो बदल गई हैं। अब ये इन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट क्या निकलेगा, कैसे हम वापस डायलॉग की तरफ आएंगे? इलेक्शंस
वक्त पे हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, और इस माहौल में अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस काबिल कबूल होंगे, उनके नताइज या नहीं होंगे, ये भी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इलेक्शंस किसी भी तरह मैनेज हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन इस्लाहात नहीं हो सकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो कैसे दूर होंगे, और फिर जो नताइज आएंगे वो नताइज कैसे काबिल कबूल होंगे। और ख़ास तौर पे जब तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, ज़रा वो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और ज़रा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने ही फ़ैसले करने होते हैं। लेकिन इस वक्त तक हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं खान साहब की तरफ से, तो बार बार ये कोशिश की गई कि पाक फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व किया जाए। फ़ौज पहले भी कह चुकी हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारा सियासत से और इस पूरे अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप ख़ुद अपने फ़ैसले करें, आवाम जिसको वोट दें, और इस प्रोसीजर को ख़ुद सियासतदानों ने ही टेकअप करना है, लीड करना है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सरदार साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब किस तरह देखते हैं, एक तो आज ज़ाहिर PDM की का ज़बरदस्त एक प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद में, और ये एहतजाज जो है अब ज़ाहिर ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो एक अफरा तफरी मची, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई खुसूसी, और उसके अंदर अब जो लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे अमल में, उनके ख़िलाफ़ भी अब सख्त और फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होंगी। सबसे पहले तो बताइएगा इस पूरे बयान, आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी फरमाया साथ ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सियासी जमात नहीं रही बल्कि शिद्दत पसंद तंजीम बन गई है। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये कोई आखिरी हमारा ऑप्शन होगा, इनको मौका मिलना चाहिए। किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 4-5 दिन पहले जो बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हमेशा से स्टांस रखती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम लोगों को आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखने की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का वायलेंस हमने देखा PTI की तरफ से जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर ही नहीं सकती। बल्कि आपने देखा कि जिन जगहों पे हमले हुए वहाँ पे TTP पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पे हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, और उसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर हमलों की जिम्मेदारी कबूल हुई है ऑफिशियली और अनऑफिशियली, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। कि हम जिस तरह का वायलेंस पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखा है, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये चीज एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इमरान खान की तरबियत की वजह से और उनके जो मिलिटेंसी की जो तरबियत है और वो जिस तरह टाइगर फोर्स बनी थी पाकिस्तान के अंदर, उसके असरात सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात है, बल्कि एक मिलिटेंट विंग है पाकिस्तान के अंदर जो जबरदस्ती पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। थोड़ा सा सफीर भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने देखा कि जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मोहतरम बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, हमारे हजारों कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कुर्बान हुए, लेकिन कोई मेरे ख्याल में इस तरह की तनसीबात के ऊपर जिस तरह हमले किए गए कोर कमांडर्स ऑफिस के ऊपर, बिलखुसूस हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जिस तरह टारगेट किया गया, या इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है, ये सारे एक पेज पे होके पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज खराब हो। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को इस चीज को सीरियस लेना चाहिए कि हमें आगे किस तरह इन लोगों को टैकल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग पकड़े जा रहे हैं और जिस तरह माफिया मांगते फिर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर रही है, इससे बहुत सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी एक सवालिया निशान है कि ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को क्यों हम लोग आगे कर रहे हैं जो हमें ऑन करने ऑनरशिप नहीं लेते। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके लीडरशिप आपको ऑन नहीं करती और जब इस तरह का कोई
शरपसंदी फैलानी होती है तो उस वक्त आप उनका टूल बनते हैं, आलाकार बनते हैं। और यही वो वजह है, जिस तरफ अभी सरदार साहब भी निशानदेही कर रहे थे, कि अगर आपने सियासत करनी है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप सियासत करें, ये आपका बुनियादी हक है। लेकिन अगर आप शरपसंदी की तरफ जाएंगे, आप कोई इस तरह का वायलेंस करेंगे जो रियासत के ख़िलाफ़ होगा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो ज़ाहिर कानून हरकत में आएगा। कानून हरकत में आएगा तो फिर माफ़ी तलाफ़ी जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो रहे हैं, तो फिर ये सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ता है। आपकी फैमिलीज़ को इस दर्द और इस कर्ब से गुजरना पड़ता है। लिहाजा लीडरशिप जो होती है, टॉप लीडरशिप आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्री घूम रही है। लेकिन आम कारकुनान और जो उनकी बातों में आए, जिन्होंने इन तनसीबात पे हमले किए या उसका हिस्सा बने, आज वो पकड़े जा रहे हैं और नुकसान उन्हीं का होगा। उनके करियर ख़त्म हो रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ को इस दुख से गुजरना पड़ रहा है। सरदार साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मरियम बीबी भी वहाँ पे मौजूद थी, बिलावल साहब का खिताब भी था, बाकी लीडरशिप का भी। एक चीज़ है, इदारों को तनकीद का निशाना PDM के प्लेटफॉर्म से बनाया जा रहा है। गो कि आप PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ज़रूर है। दूसरा ये कि एक शिद्दत पसंदी है तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच भी मैंने सुनी, सख्त लहजा था, अल्फाज का चुनाव मुनासिब था। लेकिन क्या वजह है कि मरियम बीबी हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या ज़रूरत है कि आप इतनी सख्ती लेके आएँ, इतनी शिद्दत पसंदी अपने खिताब में या अपने लफ्ज़ों में लेके आएँ कि मुखालिफ जमातें तो दूर की बात, आपकी अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है या बाकी जो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप होती है, वो भी उस चीज़ को नापसंद करे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सियासी तौर पे हम इतने शिद्दत पसंद क्यों हो रहे हैं? देखिए सफीर, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब पाकिस्तान के किसी इदारे का सरबरा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट करे और एक मुलजिम को अदालत पे आने पे खुश आमदीद कहे और बेस्ट ऑफ लक कहे और फिर ये कहे कि आपको देख के खुशी हुई है, क्योंकि वो इसके इस अनफॉर्चुनेट। सरदार साहब, मैं करेक्शन करा दूं, बिलावल भुट्टो साहब जब गए थे फर्स्ट टाइम और मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा था कि आप बीबी शहीद के बेटे हैं और आप खुश आमदीद, आपको कहते हैं, सुने तो अच्छी बात है ना। उन्होंने खुश आमदीद नहीं कहा था जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने खुश आमदीद नहीं कहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी किसी एजेंसी में अरेस्ट नहीं थे, वो अदालत में कर्टेसी के तौर पे पेश हुए थे। और उसमें और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, उसमें जमीन आसमान का, अदालत में पेश होना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए सरदार साहब, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। मैं एक चीज आपको बताऊं कि जिस तरह इमरान खान को फैसिलिटेट किया गया, ना कि सिर्फ इस पे आप बात करें सरदार साहब, देखिए फैसिलिटेशन पे आप बात करें, लेकिन एक कर्टेसी होती है। अगर मैं आपके घर आता हूँ, आपके ऑफिस आता हूँ, मेरी आपकी 10 दुश्मनी होगी, आप वेलकम तो करेंगे। कोई किसी का बेडरूम या ड्राइंग रूम नहीं था, बल्कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो था, जो अदालत थी वहां पे। मेरे ख्याल में, चलो वो मैं आपकी बात मानता हूँ, चलो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, फैसले पे आप बात कर सकते हैं बिल्कुल। जिस तरह इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है पाकिस्तान के तमाम केसों में, और एक ब्लाइंड स्टेटमेंट दी जाती है कि जो केस हमें ना पता हो उसमें भी हम इनको जमानत देते हैं, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान के लोग तो निकलेंगे ना। फिर अगर एक कोई अगर अपनी सास के कहने पे, बीवी या बेटी के कहने पे फैसले करेगा, कानून को साइड पे रख के हथौड़ा मारने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान के लोगों का ना सिर्फ निकलना बनता है, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भरपूर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और उन इदारों के कान जरूर खींचने चाहिए कि जो इदारे पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक लीडर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसमें न कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आज पूरी दुनिया के अखबार उठा के देख लें, शिकागो ट्रिब्यून देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, वहां पे सब लोगों ने ये लिखा है कि पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त कैंगरो कोर्ट का किरदार अदा कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें कोर्ट को अपने ऊपर तमाम दब्बे खत्म करने के लिए इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ना कि सिर्फ पिक एंड चूज की पॉलिसी पे। ठीक है सरदार साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, सामने रखनी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। कोई इदारा या इदारे का सरबराह गलत फैसला करता है या फैसला किसी पार्टी ABC के हक में देता है या नहीं देता, ज्यादती होती है, उस पर बात की जा सकती है, ये राइट है उस बंदे का या उस पार्टी का जिसके खिलाफ फैसला आता है। लेकिन मसला ये है कि जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है वो सियासत में नहीं होना चाहिए। एक रवादारी है, आप भी सियासत करते हैं, आपके मुखालफिन भी होते हैं, तरीका होता है। बिलावल भुट्टो की बहुत अच्छी स्पीच थी, हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसी स्टेज से जो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए वो हम अपने शोज में नहीं चला सकते जनाब सरदार साहब। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के जो स्पीचेस होती हैं
आप मुझे फिर एक चीज का जवाब दे दें कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च रहा है, कोई एक गमला नहीं टूटा। आज इस्लामाबाद के अंदर कोई एक वायलेंस बता दें, कोई एक पुलिस का, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कोई बंदा जख्मी हुआ हो, आपकी नॉलेज में हो तो मुझे बता दे। देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के अंदर होता है, लेकिन कोर कमांडर ऑफिस या सरकारी ऑफिस को आप मुझे फिर एक चीज नहीं, मैं सरदार साहब, मैं अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये सर इस पे तो बात ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक शिद्दत पसंदी आ गई, हम एक दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं कर रहे सियासी तौर पे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे को गलत गलत अल्फाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की बात की है, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाइड पॉलिटिकल पार्टी है जो मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है उस पे हम लोग अमल दरामद करते हुए, आज भी मैं आपके चैनल के तवसत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वायलेंस छोड़ के डायलॉग की तरफ आएं और अपनी लीडरशिप को कन्विंस करें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात करें, ना कि आसिम बाजवा की जनरल आसिम की तरफ देखें, या जनरल जो हमारे DGISI की तरफ देखें, या हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ देखें, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हिस्सा बने, सिस्टम का हिस्सा बने, सियासत करें और सियासत के लिए सियासी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार रज़ाक साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह अपना किरदार अदा कर सकती है और अदा करने की कोशिश भी की। एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये है कि आपको किसी भी तरह सियासी जो सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम है, जैसा भी है, इसको आगे बढ़ाना होगा और उसके लिए ज़रूरी है डायलॉग, और वो डायलॉग जो कि हमें फ़िलहाल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन डायलॉग होंगे ही तो बात आगे बढ़ेगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे, और ख़ास तौर पे आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ़ की ज़ेर सदारत खुसूसी कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ब्रीफ दिया गया, और वो ब्रीफ क्या है, और जो पिछले दिनों हमने देखा कि जितनी भी फ़ौजी तस्नीबात थी और इमलाक थी, प्राइवेट इमलाक थी, उनको नुकसान पहुँचाया गया, उसके ऊपर बातचीत हुई है। उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और पाक फ़ौज ने उसके अंदर जो इन्वॉल्व लोग थे उनके हवाले से क्या फ़ैसला किया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।